फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग पाथ। आज हम कंपनी अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों, किसी भी एंटिटी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो मेनली दो होते हैं, जैसा कि हम पहले सीख चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। लेकिन इन दोनों स्टेटमेंट में कुछ कमियां हैं। जैसे बैलेंस शीट शोज द स्नैपशॉट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट ए गिवन डेट। तो बैलेंस शीट जो जानकारी देती है एसेट्स और लायबिलिटीज की, वो एक पर्टिकुलर डेट की देती है, क्योंकि आपको याद होगा बैलेंस शीट हम एक डेट की बनाते हैं। पूरे साल में उन एसेट्स या लायबिलिटीज में क्या हुआ उसकी जानकारी बैलेंस शीट में नहीं होती है। वैसे ही P&L अकाउंट की भी लिमिटेशन होती है कि उसमें जो प्रॉफिट दिखाया जाता है वो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है। और जैसा कि हम जानते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो उसको चेंज किया जा सकता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज। हम अलग अलग अकाउंटिंग प्रॉफिट, अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज करके प्रॉफिट को कम या ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। और इसीलिए कई सारे डिसीजन जो बिजनेस में लेने होते हैं, चाहे ओनर को या इन्वेस्टर्स को, तो उसके लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो रिलायबल नहीं होता है। जैसे अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी सप्लायर को ये जानना हो कि जिस एंटिटी के साथ वो डील कर रहा है उसकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी कैसी है, यानी कि उसके पास क्या करंट एसेट्स इनफ है कि वो मेरी लायबिलिटीज लौटा पाएगी या नहीं, तो ऐसा डिसीजन लेने के लिए अकाउंटिंग प्रॉफिट जो है वो सफिशिएंट नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में सबसे रिलायबल और सबसे एक्सेप्टेबल अगर कोई एसेट होती है तो वो होती है कैश। उसका कारण ये है कि हम ये जानते हैं कि कैश की वैल्यू में कभी कोई चेंज नहीं हो सकता। कैश जो है हर वक्त 24 आवर सेम अमाउंट पे कभी भी यूज की जा सकती है, और किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज के लिए हम कैश दे सकते हैं जो एक्सेप्टेबल है। इसीलिए कैश की जानकारी जो है सबसे रिलायबल इंफॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग में। और इसीलिए किसी भी यूजर ऑफ अकाउंट के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है जानना कि बिजनेस में कैश कहां से आ रही है और कैश कहां जा रही है। और इसी पर्पस के लिए जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का पार्ट नहीं है। अकाउंटिंग प्रोसेस जैसा कि हम सीख चुके हैं, जर्नल एंट्री से शुरू होती है, फिर पोस्टिंग तक जाती है, देन बैलेंसिंग ऑफ लेजर, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट के प्रिपरेशन के बीच में है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? इट इज मेयरली प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे दैट इट कैन बी यूज्ड टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस इन अ डिफरेंट वे विच इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट से हम जो बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस है या बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको एक डिफरेंट कंटेक्स्ट में समझते हैं, एक दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे एडिशनल जानकारी मिलती है यूजर ऑफ अकाउंट को और वो एंटिटी के बारे में अपना डिसीजन ले सकता है। सेबी गाइडलाइन के हिसाब से हर वो कंपनी जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना कंपलसरी है, और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही एक इंटीग्रल पार्ट होता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए और उससे रिलेटेड जितने भी रूल हैं वो IND AS 7 जो है उसमें दिए हुए हैं। IND AS 7 के अनुसार जितनी भी एक्टिविटीज है किसी भी कंपनी की, उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इन्हीं 3 एक्टिविटी पे बेस करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब हम समझते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है। दे आर द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज like buying and selling
एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू डे बिजनेस एटसेट्रा। यानी कि किसी भी एंटिटी का जो मेन बिजनेस है उसमें या तो कोई चीज खरीद कर बेचना है, बाइंग या सेलिंग है, या प्रोडक्शन एंड सेलिंग है, उस एक्टिविटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, वो सारा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है कि ऑपरेशंस से रिलेटेड है। द रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज shows the extent to which the entity is generating cash from business operations irrespective of accounting profit। यानी कि जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है उसमें से बिजनेस कितना कैश जनरेट कर रहा है, चाहे अकाउंटिंग में हो सकता है उसका प्रॉफिट ज्यादा हो, कम हो, लॉस भी हो सकता है, लेकिन जो कैश जनरेट हो रही है मेन बिजनेस की जो एक्टिविटी से, वो अमाउंट हमेशा डिफरेंट होती है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इंडिकेट दैट द कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स करंट लायबिलिटी आउट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। इट इज यूजिंग लॉन्ग टर्म फंड्स टू फाइनेंस शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। हम एक छोटे से एग्जाम्पल से इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे। सपोज कोई बिजनेस है जिसका जो टोटल सेल है किसी पर्टिकुलर ईयर में वो 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ के सेल जो है उसके सामने जो परचेजेस थी वो 80 करोड़ की थी, 80 लाख की थी। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें और ये माने कि कोई और एक्सपेंस इन्वॉल्व नहीं था, तो उस एंटिटी का जो प्रॉफिट है, अकाउंटिंग प्रॉफिट है, वो 20 लाख हो जाएगा। 1 करोड़ की सेल, 80 लाख का परचेजेस, तो 20 लाख का अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अब यही जानकारी अगर हम कैश के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर 1 करोड़ के सेल में से 50% यानी कि 50 लाख का जो सेल है अगर क्रेडिट सेल था, तो इसका मतलब जो सेल से पैसा मिला वो तो 50 लाख मिला, लेकिन जो परचेजेस थी 80 लाख की, अगर उस 80 लाख में से 70 लाख की परचेजेस कैश में है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि बिजनेस करने के लिए एंटिटी को 70 लाख की कैश पे करनी है, लेकिन उसके सामने जो कैश मिली है वो 50 लाख है। तो बाकी की 20 लाख पे करने के लिए ऑब्वियसली उसे बैंक से लोन लेना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन बताता है कि बावजूद इसके कि जो एंटिटी है उसका जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो 20 लाख है, उसके बावजूद उसे अपना बिजनेस नॉर्मल वे में चलाने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ये एक इंडिकेटर है कि कुछ लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसीलिए अकाउंटिंग प्रॉफिट के मुकाबले जो है कैश कितनी जनरेट हो रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द आइटम्स इन P&L अकाउंट रिलेट टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यानी कि जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है किसी भी कंपनी का, उसमें जितनी भी आइटम होती है वो ज्यादातर जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के ही होती है। लेकिन while कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, नॉन कैश एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स आर एक्सक्लूडेड। तो जो हमें टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है जो P&L में आ रहा है, उसमें से 2 तरह की आइटम्स, 2 तरह के अकाउंट्स जो है हमें एक्सक्लूड करने होते हैं। कौन से? पहला नॉन कैश, जिसमें ऐसे एक्सपेंडिचर या इनकम जिसमें कैश का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, और दूसरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसे इनकम एंड एक्सपेंसेस जो ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। ये किस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं वो हम देखेंगे, लेकिन यहां पे जो समझना जरूरी है कि ऑपरेटिंग आइटम्स शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद बाइफर्केशन ऑफ ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। आपने जब नया नया अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखा होगा तब सीखा होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट को अलग बनाया जाता है। जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका जो रिजल्ट होता है उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और जो P&L अकाउंट होता है उसके रिजल्ट को हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो पता करने के लिए हम सिर्फ मेनली सेल और परचेज से रिलेटेड आइटम हम लेते थे या उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस।
जो एडमिनिस्ट्रेटिव और मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते थे। यहां पे उस बाइफर्केशन को ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस की एक्टिविटी से रिलेटेड है वो सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही गिने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स नॉट इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो वो किस तरह की आइटम होती है? वो होते हैं प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, लेंडिंग ऑफ मनी यानी कि लॉन्ग टर्म एडवांस देना। ये जो इस तरह की एक्टिविटी होती है जिसमें पैसा आता भी है या जा भी सकता है, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी अगर खरीदी है तो पैसा जाएगा, बेची है तो पैसा आएगा। तो ये जो कैश का फ्लो है, इनफ्लो या आउटफ्लो, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कहलाता है। एंड दिस गिव्स फेयर व्यू अबाउट द फ्यूचर प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ फर्म। यानी कि अगर बिजनेस जो है प्लांट एंड मशीनरी में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है तो ये दर्शाता है कि आगे जाके उस बिजनेस का टर्नओवर बढ़ेगा, और टर्नओवर बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है, इससे फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी का अंदाजा मिल जाता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम समझे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज that result in changes in the size and composition of the contributed equity and borrowings of the entity। यहां पे दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, इक्विटी एंड बोरोइंग्स, यानी कि जो इक्विटी से पैसा आ रहा है या वापस जा रहा है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग ली जा रही है या रीपे की जा रही है, उसमें जो कैश इन्वॉल्व हो रही है उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी कहते हैं। दिस इंक्लूड्स इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्योंकि जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं तो कैश इनफ्लो होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर रहे हैं तो कैश आउटफ्लो होता है। इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड देयर रीपेमेंट, ये सारे जो ट्रांजैक्शन है ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी गिने जाते हैं। And this indicates extent of leveraging by the firm। ये leveraging क्या होता है? Leveraging होता है वो जानकारी कि जो फर्म बिजनेस चला रही है उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो फाइनेंस किया हुआ है, वो ओनर के पैसे से है या लोन के पैसे से है, उसका बैलेंस कितना है उसे लीवरेजिंग कहते हैं। यानी कि अगर बिजनेस में 100 रुपीज लगे हुए हैं और 30 रुपीज जो है ओनर ने लगाए हैं और 70 रुपीज लोन लिए हुए हैं, तो उसे कहते हैं कि जो एंटिटी है उसने हाई लीवरेज किया हुआ है, कि ज्यादातर पैसा जो है वो लोन से आया हुआ है और ओनर का खुद का पैसा कम है। अब यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो अकाउंट होते हैं या इंपॉर्टेंट इनकम या एक्सपेंस होते हैं उनके बारे में समझेंगे कि वो किस तरह की एक्टिविटी में क्लासिफाई होते हैं। तो जो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। उसी तरह डिविडेंड एक्सपेंडिचर भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। तो इन दोनों इनकम या एक्सपेंडिचर को कौन सी एक्टिविटी में क्लासिफाई करना, वो मैंने इस टेबल के माध्यम से आपको अच्छे से बताया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एंटिटी है उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और दूसरा अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं? जी वो एंटिटीज जिनका मेन बिजनेस ही है लोगों को पैसा उधार देना और पैसा उधार लेना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है बैंक। तो जो उस तरह की एक्टिविटी करते हैं जिनका मेन बिजनेस ही है पैसा एक जगह से उधार लेके दूसरे को देना, उन्हें कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा की जितने भी एंटिटी होती है वो हो जाती है अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
तो जो ये दोनों आइटम है, इंटरेस्ट और डिविडेंड का इनकम या एक्सपेंडिचर, वो किस कैटेगरी की एंटिटी है उसके हिसाब से फर्क पड़ जाता है। तो पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो इंटरेस्ट अगर इनकम है, यानी कि इंटरेस्ट का पैसा आया है, तो जो एक नॉर्मल एंटिटी है उसके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई, क्योंकि उसने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसमें से वो पैसा मिला है, इंटरेस्ट मिला है, तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए तो ये बिजनेस का पार्ट हो गया, क्योंकि यही उसका बिजनेस है, इन्वेस्ट करना और लोन लेना, तो उसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाता है। वैसे ही अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो नॉर्मल एंटिटी के लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि जो बोरोइंग थी उसके ऊपर ही इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो उसके लिए ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगेन चूंकि ये उसके बिजनेस का पार्ट है, तो उसके लिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। डिविडेंड अगर इनकम है तो जो नॉर्मल एंटिटी है उसके लिए ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट किया था कहीं पे उसमें से डिविडेंड मिला होगा। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ये उसके नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन का पार्ट है, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी गिना जाएगा। और जो डिविडेंड एज एन एक्सपेंडिचर है, यानी कि कंपनी खुद जो डिविडेंड पे कर रही है, वो हर तरह की एंटिटी के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही गिना जाएगा, क्योंकि वो इक्विटी से डायरेक्टली रिलेटेड है, जो भी डिविडेंड पे किया जा रहा है। अब हम दो और आइटम के बारे में रूल समझते हैं कि टैक्सेस ऑन इनकम एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जो टैक्सेस ऑन इनकम है उसके बारे में जो इंड AS 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर, उसमें दो इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। इट शुड बी क्लासिफाइड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो जो इनकम के ऊपर कंपनी के लिए या एंटिटी के लिए टैक्स लग रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही गिना जाएगा। और दूसरा रूल है इट शुड बी शोन सेपरेटली, यानी कि उसे जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं और उसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम दिखाते हैं तो उसमें टैक्स कितना पे किया जा रहा है ये सेपरेटली ही दिखाया जाएगा। और एक और आइटम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है कि किसी भी कंपनी के लिए अगर किसी साल में ऐसा इवेंट होता है जिसमें किसी सोर्स से बहुत इनकम हो जाती है या किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर बहुत एक्सपेंडिचर हो जाता है जो सिग्निफिकेंटली ज्यादा भी है और ऐसा है कि जो उसके नॉर्मल बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये ट्रांजैक्शन सालों में कभी एक बार हो जाता है, तो उससे उस साल का प्रॉफिट तो जरूर असर होता है, कम या ज्यादा हो जाता है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जब अलग से दिखाया जाता है तो उससे क्लियर हो जाता है कि जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी है उससे कितना प्रॉफिट हुआ और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इस पर्टिकुलर साल में हो गई उससे कितना इनकम हुआ या एक्सपेंडिचर हुआ। तो उसका असर अलग दिखाने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है इट शुड बी क्लासिफाइड सेपरेटली एज अप्रोप्रिएट। और एज अप्रोप्रिएट का मतलब हुआ कि अगर बिजनेस से रिलेटेड ये ट्रांजैक्शन है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, अगर ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाया जाएगा, लेकिन अलग से दिखाना जरूरी है। अब यहां पे हम समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस। जैसा कि हमने बात की थी कि जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं तो जितने भी टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस हैं उनमें से नॉन कैश ट्रांजैक्शन एंड नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन उन्हें हमें अलग कर देना होता है। तो ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस आर दोज विच आर रिलेटेड टू मेन बिजनेस एक्टिविटी हम देख चुके हैं। उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कैश एक्सपेंस एंड रेवेन्यू, डेप्रिसिएशन,
आपको पता है डेप्रिसिएशन जब मशीन पे चार्ज किया जाता है तो डेप्रिसिएशन को तो एक्सपेंस गिन लेते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कैश नहीं पे की जाती है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारा कोई एक्सपेंस अक्रू हो गया है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए उसे एक्सपेंस तो गिन लेते हैं, जिससे अकाउंटिंग प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन पेमेंट उस साल नहीं होता है। हमें पता है कि पेमेंट नेक्स्ट ईयर होने वाला है। वैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर्ड बट नॉट पेड या आउटस्टैंडिंग इनकम, अगर अक्रूवल प्रिंसिपल के अंडर हमने कोई इनकम रिकॉग्नाइज कर ली है लेकिन कैश नहीं आया है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो बढ़ जाता है, लेकिन उसमें कैश नहीं आया होता है। कैश जो है नेक्स्ट ईयर आने वाला होता है। तो ये सारे एग्जांपल है नॉन कैश ट्रांजैक्शन के, जिसमें इनकम भी हो सकती है, एक्सपेंस भी हो सकते हैं। उसी तरह से नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंस क्या होते हैं? इनकम एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज लाइक डिविडेंड, जैसा कि हमने पहले भी बात की कि डिविडेंड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। या इनकम एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, तो इंटरेस्ट के बारे में भी अभी हमने बात की थी। उसके अलावा प्रॉफिट या लॉस हुआ है अगर किसी सेल ऑफ एसेट पे, तो उससे अकाउंटिंग प्रॉफिट इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, लेकिन कैश जो है अलग से नहीं आती है। जो कैश की अमाउंट है वो तो पूरा का पूरा सेल ऑफ एसेट की जो अमाउंट है उसी में काउंट कर ली जाती है। इसके अलावा इंड एएस में कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं जो नॉन कैश ट्रांजैक्शन माने जाते हैं और नॉन कैश ट्रांजैक्शन ही होते हैं और उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करना होता है। तो वो कौन से ट्रांजैक्शंस है? एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ईदर बाय अज्यूमिंग डायरेक्टली रिलेटेड लायबिलिटीज और बाय मींस ऑफ अ फाइनेंस लीज, यानी कि हम किसी एंटिटी से उसकी एसेट्स ले लेते हैं और सामने उसे कैश देने की बजाय उसकी जो लायबिलिटीज है वो भी हम ले लेते हैं और बदले में कोई कैश का ट्रांजैक्शन नहीं होता है। दूसरा है एक्विजिशन ऑफ एन एंटिटी बाय मींस ऑफ एन इक्विटी इश्यू। जब हमने इश्यू ऑफ शेयर्स का चैप्टर देखा था तब हमने समझा था कि कई बार जो है एसेट या बिजनेस जब खरीदते हैं कोई कंपनी तो सामने कैश पे करने की बजाय अपने ही शेयर्स इश्यू कर दिए जाते हैं, तो इस ट्रांजैक्शन में भी कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। और तीसरा है कन्वर्जन ऑफ डेट टू इक्विटी, इसमें भी कोई कैश इन्वॉल्व नहीं होता, सिर्फ जो अमाउंट एज अ डेट दिखाई जा रही है यानी कि एज अ लायबिलिटी दिखाई जा रही है लॉन्ग टर्म, उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, पैसे का कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो ये स्पेसिफिक नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हैं। अब हम एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझते हैं, कैश इक्विवेलेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में ये वर्ड जो है बार बार आएगा। यहां पे इसका इंग्लिश मीनिंग हम समझ ले, इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके बराबर, यानी कि कैश के बराबर जो इस तरह की एसेट्स होती है जो एक्चुअली में कैश नहीं है लेकिन वो इतनी लिक्विड है और उनकी अमाउंट जो है, वैल्यू जो है, चूंकि चेंज नहीं होती है तो उन्हें कैश के बराबर ही दर्जा दिया जाता है। ये आइटम कौन सी है? फर्स्ट है शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडीली कन्वर्टिबल टू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड विच आर सब्जेक्ट टू एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैश के बराबर है। और कैश के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हाईली लिक्विड, नोन अमाउंट, इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंजेस इन वैल्यू, ये सारे कैश के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब अगर कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो उन्हें इन्वेस्टमेंट गिनने की बजाय कैश इक्विवेलेंट गिना जाता है। अगर आपको कभी क्वेश्चन में इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी तभी आपको इन्वेस्टमेंट को कैश इक्विवेलेंट गिनना है। अगर कुछ नहीं बताया गया है तो इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट ही माना जाएगा। इट मीन्स ऑल
such short-term investments of the firm which can be quickly converted into cash without any significant reduction in value. Changes in cash equivalent is clubbed with changes in cash and not classified under any of the three activities. जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो देखेंगे तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से जो कैश आ रही है जा रही है उसको अलग से दिखाया जाता है, और उन सब के बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो चेंज हुआ है वो अलग से दिखाया जाता है। तो जितनी भी अमाउंट कैश इक्विवेलेंट होती है उसे ये तीनों एक्टिविटी का पार्ट नहीं गिना जाता है, उसे कैश इक्विवेलेंट के साथ दिखाया जाता है अगर कोई भी चेंज हुआ है तो अभी हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने से संबंधित जो भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है या जो कंसेप्ट्स है वो हमने समझ लिए, हमने उनके बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की दो मेथड्स हैं, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल द कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, कैश एक्सपेंस या कैश में इनकम, उनकी जानकारी ले ली जाती है और उसी से कैश फ्लो स्टेटमेंट बन जाता है कि इन एक्टिविटीज से या इन हेड ऑफ अकाउंट से कैश आई और इन हेड ऑफ अकाउंट से कैश गई। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, वी स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट एंड रिमूव द इंपैक्ट ऑफ ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि हम नेट प्रॉफिट में से जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनके बारे में अभी हमने समझा, उनको अगर हम रिमूव कर दें तो ऑटोमेटिकली हमें कैश प्रॉफिट के बारे में या कैश ट्रांजैक्शन के बारे में पता लग जाता है। तो ये दो मेथड है, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी होती है उसमें से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे फाइंड आउट किया जाता है अंडर डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड दोनों से। तो इस एग्जांपल में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है दिया हुआ है, उसमें जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम और एक्सपेंसेस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंसेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसके अलावा हमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। तो जो कैश फ्लो बनाने का या कैश फ्रॉम ऑपरेशन बनाने का जो तरीका है वो हम वही फॉलो करेंगे जो हमने फाइनल अकाउंट में सीखा था, कि जो अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे हम पहले ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो P&L अकाउंट हमें दिया गया है उसकी कौन कौन सी आइटम के बारे में हमें अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो पहले लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट सेल, यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम टिक करेंगे कि इसमें कुछ अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है। अदर इनकम कंसिस्ट ऑफ इनकम ऑफ 12,000 एज इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, तो इसके बारे में भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो अदर इनकम को हम टिक कर लेंगे। अदर इनकम ऑफ ₹800 परटेनिंग टू नेक्स्ट ईयर वॉज रिसीव्ड इन द करंट ईयर, यानी अदर इनकम में दो आइटम है तो हम 2 टिक करेंगे अदर इनकम को। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को हम टिक कर देंगे। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूड लॉस ऑफ ₹5,000 ऑन सेल ऑफ एसेट, पेमेंट ऑफ 2,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ ₹500। तो जो अदर एक्सपेंसेस है उसमें 3 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो अदर एक्सपेंसेस पे हम 3 टिक कर देंगे। अब हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने स्टेप्स दिए हुए हैं कि किस तरह से वन बाय वन हर एक आइटम को हम लेते हुए जब कैश फ्लो में उसे डालेंगे तो इजीली हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस पता लगा लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है टेक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारे सामने है। आइडेंटिफाई ऑल आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंसेस which are either non-cash item or non-operating items. Such revenue and expenses need to be excluded. तो जितने भी इनकम या एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं उसमें से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स जो है उन्हें हमें एक्सक्लूड करना होगा। और इस एग्जांपल में क्या है, नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स कौन कौन से हैं? पहला है डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है, दूसरा जो अदर इंफॉर्मेशन में हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर हमें आइटम दी है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये सारी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से एक्सक्लूड करनी होगी क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना रहे हैं। फॉर रिमेनिंग आइटम we will start putting them in cash flow statement keeping in mind other information given। तो हर एक आइटम जो कैश फ्लो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दी गई है उसे हम एक एक करके कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालते जाएंगे, पर उसे डालते वक्त हम ये ध्यान में रखेंगे कि उसके बारे में क्या कोई एडिशनल अदर इंफॉर्मेशन दी है या नहीं दी, और दी है तो उसके हिसाब से वो अमाउंट कैसे चेंज होगी। तो हम एक एक करके देखते हैं। फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि P&L अकाउंट में 5 लाख दे रखा है, जो अदर इंफॉर्मेशन है एक दी हुई है कि 80,000 ऑफ क्रेडिट सेल हैज नॉट बीन रियलाइज्ड, यानी कि 80,000 का जो सेल है उसका कैश अभी भी नहीं आया है। तो 5 लाख में से 80,000 का जो कैश नहीं आया है तो हम 5 लाख में से 80,000 माइनस कर देंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग रेवेन्यूज में हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 5 लाख में से 80,000 माइनस करके 4,20,000 दिखाएंगे जो कि कैश रेवेन्यू है। सेकेंड आइटम है अदर इनकम जिसमें 2 टिक है। कौन सी है? पहली इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक और दूसरा इनकम pertaining to next year received in current year। तो यहां पे हम ध्यान से समझे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक जो है वो कैश तो आ चुकी है इस साल, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये कौन सी एक्टिविटी है? इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो नहीं होगा, तो इसे हम अदर रेवेन्यू में से अदर इनकम में से माइनस कर देंगे। जो दूसरी जानकारी है वो है 800 pertaining to next year was received in the current year। तो यहाँ पे ये ऑपरेटिंग इनकम ही है जो है ऑपरेटिंग इनकम एक्टिविटी का पार्ट है, और नेक्स्ट ईयर की इनकम है लेकिन इस साल आ गई है, यानी कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो हम अपना रेवेन्यू में नहीं गिनते हैं। तो इसका मतलब जो अदर रेवेन्यू की अदर इनकम की जो इनकम अमाउंट दिखा रखी है उसमें ये अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन कैश आ चुकी है और कैश जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पर्टेन है। तो इस साल के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम उसे इंक्लूड करेंगे। तो इसलिए चूंकि ये अमाउंट ऑलरेडी अदर इनकम का पार्ट नहीं है तो इस अमाउंट को हम अदर इनकम में ऐड करेंगे। तो जो हमारा अदर इनकम का फिगर है वो हो जाएगा 1,20,000 माइनस 12,000 प्लस 800 इज इक्वल टू 1,08,800। तो इस तरह से हमने जो रेवेन्यू है कैश रेवेन्यू वो हमने फाइंड आउट कर ली, जो हो गई 5,28,800। अब हम एक्सपेंसेस पे आते हैं। जो एक्सपेंसेस है उसमें पहली आइटम है
कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो इसमें एक टिक है, जो टिक है वो ये है कि इट कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ 35,000 नॉट पेड। तो चूंकि 35,000 की कैश अभी तक गई नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, तो हम 35,000 को माइनस कर देंगे। तो जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है उसका फिगर हो जाएगा 3,10,000 माइनस 35,000 इज इक्वल टू 2,75,000। सेकेंड आइटम है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसके बारे में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो उसे एज इट इज हम रख देंगे, ये मान के कि सारा का सारा कैश में पे हुआ है, तो पूरा 80,000 एज एन एक्सपेंस गिन लेंगे। थर्ड आइटम है डेप्रिसिएशन। हमें पता है डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो चूंकि हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो इसे हम इग्नोर कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन को हम नहीं काउंट करेंगे। नेक्स्ट आइटम है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में 3 टिक दिए हुए हैं। वो 3 टिक क्या है? पहला लॉस ऑफ ₹5,000, जो लॉस है वो ऑन सेल ऑफ एसेट है, और जैसा कि हम जानते हैं सेल ऑफ एसेट पे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होता है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो ये लॉस जो है 5,000 का हम अदर एक्सपेंसेस में से निकाल देंगे, उसमें से माइनस कर देंगे। सेकेंड आइटम है ₹2,000 एज इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो इसे भी हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। और जो थर्ड आइटम है वो है ₹500 आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये 500 को अदर एक्सपेंसेस में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन कैश आउटफ्लो तो हुआ नहीं है, कैश तो गई नहीं है, तो इसलिए उतना कैश फ्लो कम हुआ है, कैश आउटफ्लो कम हुआ है। तो इस अमाउंट को भी हम अदर एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। तो जब हम ये तीनों अमाउंट को 5,000, 2,000 एंड 500 को 25,000 से माइनस करेंगे तो हमारा कैश आउटफ्लो अंडर अदर एक्सपेंसेस हो जाएगा 17,500। तो जो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश है वो हो जाएगा 3,72,500। तो हमारा जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिसीव्ड इन कैश है वो था 5,28,800, और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश है वो हुआ 3,72,500। तो नेट जो है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस वो हो जाएगा 1,56,300। तो इस तरह से जो है डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है प्रिपेयर किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो अंडर इनडायरेक्ट मेथड वी स्टार्ट विथ प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दोनों आ जाते हैं, फ्रॉम नेट प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो P&L अकाउंट में ऑलरेडी दिया हुआ है 1,60,000। तो जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें हम पहली आइटम लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,60,000, और उसके बाद एक एक करके हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पहले तो फाइंड आउट करेंगे। इन सब की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट ऑलरेडी रिड्यूस हो चुका था, लेकिन ऑपरेटिंग कैश नहीं गई है। अगर नॉन कैश आइटम है तो कैश ही नहीं गई है, और नॉन ऑपरेटिंग आइटम है तो भले ही कैश गई है लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं गई है। तो जितनी भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं उनमें ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करेंगे, जिससे हमें
ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो पता लग सके। तो वो हमारी क्या क्या आइटम है? पहला, जैसा कि हमने देखा था, डेप्रिसिएशन है हमारे पास, जो कि नॉन कैश आइटम था 40,000, तो हम वो लिख देंगे। दूसरा, हमें अदर एक्सपेंसेस में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट था 5,000, क्रेडिट परचेज जो है वो थे 35,000, और इंटरेस्ट ऑन लोन था 2,000, एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे 500। ये सारे वो एक्सपेंसेस है जिनकी वजह से नेट प्रॉफिट रिड्यूस हो चुका है, लेकिन ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, इसलिए हम इन्हें नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो इन सब की अमाउंट हो जाएगी 87,500। इसके बाद जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू है, इन्हें हम नेट प्रॉफिट से माइनस करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया था, लेकिन ये ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो नहीं है। तो इनका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट में से हटाने के लिए हम नेट प्रॉफिट में से इन्हें माइनस करेंगे। तो हमारे पास नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्या है? पहला, हमारे पास क्रेडिट सेल है जो कि 80,000 का था, ये नॉन कैश रेवेन्यू है। और दूसरा, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो है, तो इसे भी हम नेट प्रॉफिट से हटा देंगे। तो ये जो दोनों अमाउंट है, इनका टोटल होता है 92,000। इसके अलावा हमारे पास एक और जानकारी है, वो है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, लेकिन नेट प्रॉफिट में इसे इंक्लूड नहीं किया गया था, क्योंकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को हम करंट ईयर का प्रॉफिट में नहीं गिनते हैं। तो चूंकि इसे नेट प्रॉफिट में नहीं गिना गया था, तो अब हम जो है इसे नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा 1,56,300, जो कि सेम है जो हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था। तो इस तरह से हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों मेथड से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक और इंपॉर्टेंट आइटम यहां पे ध्यान रखें कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक अमाउंट दिया हुआ है 45,000 प्रोविजन फॉर टैक्स, तो आपको याद होगा जो हमने डिस्कस किया था कि चूंकि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो प्रोविजन फॉर टैक्स को हम इग्नोर करेंगे। तो इसलिए इस फिगर को हमने जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फाइंड आउट करते वक्त इग्नोर किया है, तो इसे जरूर याद रखें। तो अभी आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी अकाउंट होते हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं, कैसे उनमें से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम को अगर हम हटा दें तो हमें कैश फ्रॉम ऑपरेशन मिल जाता है। अब कैश फ्रॉम ऑपरेशन का जो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन का सेकेंड एस्पेक्ट है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल की जो इंफॉर्मेशन होती है वो बैलेंस शीट में होती है, और अभी हमने जो समझा वो प्रॉफिट एंड लॉस से कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालना वो समझा। तो वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ये जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है, ये किसी भी एंटिटी के कैश साइकिल का पार्ट होती है। कैश साइकिल क्या होता है? कोई भी कंपनी या एंटिटी जब बिजनेस शुरू करती है तो वो कैश से ही शुरू करती है। उसके बाद जब उस कैश से गुड्स खरीदे जाते हैं तो वो कैश जो है गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। साथ में अगर क्रेडिट परचेज है तो लायबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। उन गुड्स को जब बेचा जाता है तो अगर कैश पे बेचा गया है तो कैश कन्वर्ट गुड्स जो है कैश में कन्वर्ट हो गए, और अगर क्रेडिट पे बेचा गया है
तो गुड्स जो है वो एक और एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, डेटर, और जब डेटर अपना पैसा चुकाते हैं तो अगेन वो एसेट जो है कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसमें जो कैश है वो अलग अलग एसेट में कन्वर्ट होते हुए फिर से कैश में कन्वर्ट होती है। तो उस पूरे साइकिल को कैश साइकिल कहा जाता है। दे अफेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ कैश प्रॉफिट इन बिजनेस, दैट इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये जो कैश साइकिल है जिसमें कैश अलग अलग एसेट में कन्वर्ट हो रही है वो कितना लंबा है, यानी कि उसमें कितना टाइम लग रहा है, उससे फर्क पड़ता है कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कितना हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, अगर हम कैश में परचेज ज्यादा कर रहे हैं और क्रेडिट में सेल कर रहे हैं ज्यादा, तो हमारा कैश का साइकिल जो है वो लंबा हो जाता है कि जो कैश को वापस से घूम के कैश में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कम हो जाता है, जैसे कि हमने बात की थी। उसी तरह अगर कैश पे सेल करती है एंटिटी और परचेज जो है क्रेडिट पे करती है, तो उसका कैश साइकिल छोटा है, तो उसमें यह हो जाता है कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो ज्यादा रहता है, चाहे अकाउंटिंग प्रॉफिट कम क्यों ना हो। तो इन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस वी नीड टू रिमूव इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि इनडायरेक्ट मेथड से जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नॉन कैश अकाउंट्स हैं उनके इम्पैक्ट को हम रिमूव कर देते हैं। तो उसी तरह बैलेंस शीट में जो वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज की जो आइटम्स हैं उनमें जो चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस भी चूंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं, तो उसका इंपैक्ट भी रिमूव करना होता है नेट प्रॉफिट से टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। ये कैसे किया जाता है? इंक्रीज इन करंट एसेट्स लीड्स टू रिडक्शन इन कैश प्रॉफिट। जैसा कि हमने देखा कि अगर हमारी करंट एसेट्स बढ़ रही है यानी कि डेटर्स बढ़ रहे हैं, गुड्स बढ़ रहे हैं, तो ये सब कैश से ही कन्वर्ट होके बनता है, तो इसका मतलब हमारी कैश कम हो रही है। और अगर हमारे गुड्स कम हो रहे हैं, डेटर्स कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हमने गुड्स कैश में बेच दिए थे या डेटर्स ने पैसा वापस दे दिया, तो उसका मतलब हुआ कैश ज्यादा आ गई। तो जो करंट एसेट्स है वो इंक्रीज होती है तो कैश जा रही है, और डिक्रीज हो रही है तो कैश आ रही है। तो वैसे ही उसका रिवर्स हो जाएगा। करंट लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो कैश आ रही है, और करंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब कैश जा रही है। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है फॉर कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें नीचे जो टेबल में दिखाया गया है वो हमें करना होता है टू फाइंड द कैश प्रॉफिट, कि अगर करंट एसेट में इंक्रीज हुआ है तो रिड्यूस फ्रॉम नेट प्रॉफिट, क्योंकि अगर करंट एसेट इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब कैश डिक्रीज हुई होगी, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन डिक्रीज हुआ होगा। तो नेट प्रॉफिट से जब हम कैश फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट में से जब हम करंट एसेट का इंक्रीज माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन कम होगा और नेट प्रॉफिट जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। तो उसी तरह अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स है तो उसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो उसे भी नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है तो उसे नेट प्रॉफिट से रिड्यूस कर देंगे। यानी कि जहां जहां पे भी कैश प्रॉफिट बढ़ रहा है उसे हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, और जिन जिन वजह से कैश प्रॉफिट कम हो रहा है उसे हम नेट प्रॉफिट से रिड्यूस करते हैं। तो यहां पे हमने दोनों एस्पेक्ट समझ लिए कैश फ्रॉम ऑपरेशन के,
जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है और दूसरा जो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। अब इन दोनों एस्पेक्ट को मर्ज करके पूरा का पूरा कैश फ्रॉम ऑपरेशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके स्टेप्स में आपको सिखाऊंगा। इन स्टेप्स को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपके लिए कैश फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट करना बहुत इजी हो जाएगा। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कैसे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है स्टेप वाइज कैलकुलेट की जाती है। जो सबसे पहली आइटम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिससे हम शुरुआत करते हैं। उसके बाद ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड एटसेट्रा, उनको हम ऐड करेंगे। ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस लाइक डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, राइट ऑफ एक्सपेंसेस एटसेट्रा, इन सबको भी हम ऐड करेंगे। और हम डिडक्ट क्या करेंगे? ऑल नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस, डिविडेंड रिसीव्ड, ये सारी आइटम। और ऑल नॉन कैश रेवेन्यूज लाइक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो जितने भी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस है वो हम ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट में, और नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश रेवेन्यू डिडक्ट करते हैं। तो उससे हमें मिलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितनी भी आइटम्स दी हुई है, इनका इंपैक्ट जो है अभी हमने देखा उसमें आ जाता है। अब जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसका इंपैक्ट कैसे देते हैं? जितने भी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स है, उससे चूंकि कैश बढ़ती है तो वो हम ऐड करेंगे, जैसा कि अभी हमने देखा था। और जितना भी डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स हैं, उनसे कैश कम होता है तो उसे हम डिडक्ट करेंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। और इसमें से हम इनकम टैक्स पेड इन कैश माइनस करेंगे, क्योंकि उसे अलग से दिखाना होता है। और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग आइटम है तो उसकी वजह से अगर कैश इंक्रीज हुई है तो हम उसे ऐड कर देंगे, और कैश डिक्रीज हुई है तो हम उसे डिडक्ट कर देंगे। तो इस तरह से अलग अलग स्टेजेस में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लेते हैं, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश जितनी भी आइटम है उसका हम जो इम्पैक्ट है वो रिमूव कर देते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आ जाता है। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल की वजह से जो कैश फ्लो में इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है उसका हम इम्पैक्ट दे देते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाता है। और उसके बाद टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसका जब इम्पैक्ट हम देते हैं तो फाइनल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा आ जाता है। यहां पे कुछ पॉइंट मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगा। प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर आर नॉन कैश एक्सपेंसेस। हाउएवर, since we are starting calculation from net profit before tax, impact of both items has already been removed from profit. तो बावजूद इसके कि ये दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, हम इनको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट जो है हमने पहले ही रिमूव कर दिया था जब हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम लिया था। एक और इंफॉर्मेशन है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज एन ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो। जैसा कि इंड AS 7 में बताया गया है, इट डज नॉट impact current year profit as the same would have been adjusted against provision for tax of last year. तो जब टैक्स पे किया जाता है तो उसे सीधा प्रॉफिट में से माइनस नहीं करते हैं, उसे जो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट है उसके सामने एडजस्ट करते हैं। इसलिए हमें पता है कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो हमने लिया है उसमें करंट ईयर का जो टैक्स पे किया है उसकी जानकारी नहीं आई है।
तो इसीलिए हम उसे अलग से जो है एज अ कैश आउटफ्लो दिखाते हैं। तो इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का पूरा कैलकुलेशन किया जाता है। आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब हम कुछ और एस्पेक्ट्स देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट आइटम है बैंक ओवरड्राफ्ट। जो बैंक ओवरड्राफ्ट है उसे जनरली फाइनेंसिंग एक्टिविटी माना जाता है, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की लायबिलिटी है। हमने बैंक से फाइनेंस लिया है बिजनेस चलाने के लिए। लेकिन if bank overdraft is repayable on demand and form an integral part of an entity's cash management, it is treated as part of cash and cash equivalent। यानी कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला रीपेबल ऑन डिमांड, यानी कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस बैंक के साथ एग्री की गई है उसके हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा जब भी एंटिटी से मांगेगी इमीडिएटली एंटिटी को ओवरड्राफ्ट का पैसा देना पड़ेगा। और दूसरा, ओवरड्राफ्ट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ एंटिटीज कैश मैनेजमेंट, यानी कि जो एंटिटी अपने कैश का मैनेजमेंट करती है उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को रेगुलरली यूज करती रहती है। यानी कि हर रोज या हर हफ्ते जो है बैंक ओवरड्राफ्ट लेती है, बैंक को पैसा वापस देती है, फिर ओवरड्राफ्ट लेती है, फिर पैसा वापस देती है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इतनी बार होते हैं कि बैंक ओवरड्राफ्ट लेना या रीपे करना कैश मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा बन जाता है। तो उस सिचुएशन में बैंक ओवरड्राफ्ट को किसी भी एक्टिविटी में क्लासिफाई नहीं किया जाएगा, उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के साथ जोड़ दिया जाएगा। और अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो भी क्वेश्चन होगा उसमें ये जानकारी दी होगी कि बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो कैश मैनेजमेंट का इंटीग्रल हिस्सा है, तभी आपको बैंक ओवरड्राफ्ट को कैश इक्विवेलेंट गिनना है। अदरवाइज इन ऑल सिचुएशन बैंक ओवरड्राफ्ट विल बी कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म लोन जो है, जो बैंक से ली जाती है, उसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही गिना जाता है। अब हम समझते हैं, अभी तक हमने जो बात की वो की कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने जैसे कि देखा था कि सारी एक्टिविटीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो जो बाकी की दोनों एक्टिविटी है, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें क्या होता है, उसका कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने की है वो ये है कि ओनली डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। यानी कि हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए जो इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं कि नेट प्रॉफिट में से नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन को हम हटा देते हैं, वो मेथड इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी की कैश फ्लो निकालने के लिए नहीं यूज की जाती है। उसमें सिर्फ डायरेक्ट मेथड यूज की जाती है, चाहे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो डायरेक्ट मेथड से निकाला जाए या इनडायरेक्ट मेथड से। तो ये हमेशा याद रखना जरूरी होता है। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी को समझने के लिए हम दोनों ही तरह की एक्टिविटी का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि इन एक्टिविटीज से कैश फ्लो कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले हम सीखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एक बार हम पहले से रिकैप कर लेते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिजल्ट फ्रॉम एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। यानी कि जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उनमें जो कैश फ्लो होता है, चाहे इनफ्लो हो या आउटफ्लो, उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माना जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी कि हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट है उनको उसमें से कितना बेचा गया जिससे कि कैश इनफ्लो हुआ और कितना खरीदा गया जिससे कैश आउटफ्लो हुआ।
तो जो हमारा एग्जाम्पल है वो है वेस्टर्न प्रोडक्ट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। इसमें हमें दिया है बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 1/4/2019 1,42,000, बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन 31/3/2020 1,52,000, accumulated depreciation as on 1/4/2019 68,000 और accumulated depreciation on 31/3/2020 79,000। यानी कि मशीनरी और accumulated depreciation का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया गया है और इंफॉर्मेशन दी है ड्यूरिंग द ईयर अ मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ ₹34,000 having accumulated depreciation of 16,000 was sold for 12,000। तो जैसा कि हमने बात की, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए हमें दो इंफॉर्मेशन चाहिए, कैश फ्लो ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट एंड कैश फ्लो ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे हमें जो कैश इनफ्लो है यानी कि सेल ऑफ एसेट एंड इन्वेस्टमेंट वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि 12,000 में हमने मशीनरी बेची थी। अब जो हमें पता करना है वो ये है कि कैश आउटफ्लो कितना हुआ है ऑन परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी है। वो इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए हम मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे जिससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो कैसे करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस जो है मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का वो हम डाल देंगे। हमें पता है मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोज जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अब ये प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो इंफॉर्मेशन दी रखी है उसमें बताया है कि जो मशीनरी बेची है उसकी बुक वैल्यू 34,000 थी बुक वैल्यू और उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था वो 16,000 था। तो अब जब हम कोई भी मशीनरी बेच रहे हैं तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस वो अमाउंट हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से ट्रांसफर करके मशीनरी अकाउंट में ले जाते हैं क्योंकि उतनी मशीन हम बेच चुके हैं। तो उसके लिए हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो उतना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो था उस मशीनरी का जो बेच दी गई वो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से हटा दिया है। अब एक और इंफॉर्मेशन जो दी है वो है कि ये मशीनरी बेची गई थी 12,000 में, तो जो हमारी बुक वैल्यू है वो 34,000 थी, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000 था, यानी कि जो नेट बुक वैल्यू थी एसेट की मशीनरी की वो थी 18,000, 34,000 माइनस 16,000 और उसमें से भी 12,000 में जब हमने मशीनरी बेच दी तो इसका मतलब हुआ हमें लॉस हुआ है 6,000 का। तो उसे हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले जो कि हमने कर लिया है कि जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 16,000 का बैलेंस है उसे हमने मशीनरी अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद जो 12,000 में हमने मशीनरी बेची है उसकी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे। हम ये मान के चलते हैं कि मशीनरी जो है 12,000 में बेची तो बाय बैंक अकाउंट 12,000 मशीनरी अकाउंट में आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेट कर लिया है कि ये मशीनरी बेचने पे 6,000 का लॉस हुआ है तो वो लॉस भी हम मशीनरी अकाउंट में डाल देंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट 6,000। तो बेसिकली चूंकि हमें पता है कि जो मशीनरी बेची उसकी बुक वैल्यू 34,000 थी तो 34,000 हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, जो कि 3 अलग अलग हेड में हमने किया, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बैंक अकाउंट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी डाल दिया था मशीनरी अकाउंट का। तो
अब जो बैलेंसिंग फिगर हमें मिला है ऑन द डेबिट साइड वो मिला है 44,000। तो ये 44,000 क्या बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने इतने की मशीनरी परचेज की। तो यहां हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 44,000, ये मान के कि वो मशीनरी जो है बैंक के थ्रू परचेज की गई, बैंक से पेमेंट किया गया। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है उसका जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा 27,000। वो क्या बता रहा है? करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। हालांकि ये इंफॉर्मेशन फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम पता कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अब हमारे पास चूंकि दोनों इंफॉर्मेशन आ गई है तो हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना सकते हैं। उसमें सिंपल दो ही आइटम आएगी। कैश इनफ्लो ऑन सेल ऑफ मशीनरी 12,000 है, कैश आउटफ्लो ऑन परचेज ऑफ मशीनरी 44,000 है। तो जो नेट कैश फ्लो हो गया वो हो गया -32,000, जिसे हम कहेंगे कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 32,000। अब हम देखेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अगेन हम रिवाइज कर लेंगे कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड बोरोइंग ऑफ फंड्स एंड इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, द रीपेमेंट एटसेट्रा। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन बी इक्विटी भी हो सकता है और डेट भी हो सकता है। और अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि ओनली डायरेक्ट मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब हमें ये बैलेंस शीट दी गई है अंजना लिमिटेड की, जिसमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च 2020 की भी और 31 मार्च 2019 की भी, यानी कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। और हमें जो कैश फ्लो बनाना है वो करंट ईयर का बनाना है, 31 मार्च 2020 को जो साल खत्म हुआ है। तो जानकारी दी गई है कि शेयर कैपिटल की अमाउंट जो है 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो गई। 10% डिबेंचर की अमाउंट है 90,000 से बढ़ के 1,20,000 हो गई। और जो लॉन्ग टर्म लोन्स है उनकी अमाउंट 1 लाख से घट के 10,000 हो गई। और यहाँ पे जो जानकारी दी हुई है एडिशनल वो है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैड रिडीम्ड 10% डिबेंचर्स अमाउंटिंग टू ₹30,000। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर 2019-20। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करेंगे। पहला, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए अगेन हमें 2 आइटम चाहिए। कैश आउटफ्लो ऑन रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ये अलग बात है। कैश इनफ्लो ऑन इश्यू ऑफ इक्विटी ऑब्लिक प्रेफरेंस शेयर एंड रेजिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो ये 2 इंफॉर्मेशन हमें चाहिए टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये करने का सिंपल तरीका है कि बैलेंस शीट में जो लॉन्ग टर्म हमारी फाइनेंसिंग आइटम्स है यानी कि इक्विटी और डेट, इनके क्लोजिंग बैलेंस को हम कंपेयर कर लें। अगर क्लोजिंग बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब हुआ कैश इनफ्लो हुआ है, और क्लोजिंग बैलेंस जो है वो डिक्रीज हुआ है तो इसका मतलब कैश डिक्रीज हुई है, देयर इज अ कैश आउटफ्लो, रिडेम्पशन हुआ है। यहां पे हमें ध्यान रखना होगा कि इन केस ऑफ 10% डिबेंचर्स देयर इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है उसमें से एक मिसिंग इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए हम 10% डिबेंचर अकाउंट भी बनाएंगे। तो सबसे पहले 10% डिबेंचर अकाउंट की ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हम लिख देंगे। ओपनिंग बैलेंस उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, हमें पता है। तो ओपनिंग बैलेंस 90,000 हो गया, क्लोजिंग बैलेंस 1,20,000 हो गया। अब हमें बोला गया है कि 30,000 के डिबेंचर्स रिडीम हो गए। तो जब हम डिबेंचर्स रिडीम करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री होती है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो उसकी जब हम पोस्टिंग डिबेंचर अकाउंट में करेंगे
तो डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 30,000। अब ये जो डिफरेंस का जो फिगर आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड वो आ रहा है 60,000। ये 60,000 क्या बता रहा है कि इतनी अमाउंट के नए डिबेंचर्स इश्यू किए गए थे, तो उसे हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट 60,000। तो 10% डिबेंचर अकाउंट्स बना के हमने ये पता लगा लिया कि ड्यूरिंग द ईयर कितनी अमाउंट के डिबेंचर्स इश्यू किए गए थे। तो अब हमारे पास सारी जानकारी आ गई है, तो हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाएंगे। जो कैश इनफ्लो है उसमें अब हम एक एक करके कंपेयर करेंगे। शेयर कैपिटल, पिछला बैलेंस 1 लाख था, इस साल का बैलेंस 1,50,000, यानी कि 50,000 की शेयर कैपिटल इश्यू की गई है। 10% डिबेंचर सेकेंड आइटम है, उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि 60,000 के डिबेंचर्स एडिशनल इश्यू किए गए हैं, तो इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर्स ये भी कैश इनफ्लो हो गया। फिर नेक्स्ट हमारी आइटम है लॉन्ग टर्म लोन्स, जिसमें हमें पिछले साल का बैलेंस दे रखा है 1 लाख और इस साल का बैलेंस है 80,000, यानी कि 20,000 का रीपेमेंट हुआ है। और जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि 10% डिबेंचर्स 30,000 के रिडीम किए थे, तो वो 30,000 भी कैश आउटफ्लो हो गया, तो वो अमाउंट भी हम आउटफ्लो में डाल देंगे। तो जो टोटल कैश इनफ्लो हुआ है वो हुआ है 1,10,000। जो टोटल कैश आउटफ्लो हुआ है वो हुआ 50,000। तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हो गया 60,000। तो इस तरह से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। अब हम जो कैश फ्लो प्रिपरेशन है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होती है जिसमें कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, उसे समझेंगे। वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को कब जो है कैश फ्लो में गिनना, कब न गिनना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैंने ये एक टेबल बनाया है जिससे आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको जो आइटम दी है वो है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर, यानी कि इस साल का प्रपोज्ड डिविडेंड, तो उसका क्या करना है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसे इग्नोर कर देना है, भूल जाना है। क्यों? उसका भी मैंने कारण बता रखा है कि वी स्टार्ट कैलकुलेशन विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, यानी कि जो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में, आपको याद हो तो जो हमने फॉर्मेट समझा था कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का, उसमें जो हम शुरुआत करते हैं नेट प्रॉफिट से, वो नेट प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। तो जो प्रपोज्ड डिविडेंड है वो नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। अगर हमने नेट प्रॉफिट में उसको काउंट किया है तब तो हमें उसे रिमूव करना होता है, जैसा कि हम बाकी की नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग के लिए करते हैं। लेकिन चूंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में शुरुआत ही करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर डिविडेंड, तो इसका मतलब डिविडेंड का इंपैक्ट तो नेट प्रॉफिट से ऑलरेडी निकल चुका है। तो इसीलिए जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो जो हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करते हैं उसमें प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर करंट ईयर को इग्नोर कर देना है। सेकेंड आइटम है प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर प्रीवियस ईयर और डिविडेंड पेड। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी साल का जनरली जो डिविडेंड होता है वो उस साल में प्रपोज किया जाता है और नेक्स्ट ईयर पे किया जाता है। तो अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है कि लास्ट ईयर का कोई प्रपोज्ड डिविडेंड था, तो हम ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो डिविडेंड इस साल पे किया है, चाहे वो लिखा हो या न लिखा हो। लिखा हो तो बहुत क्लियर हो जाएगा डिविडेंड पेड है, और न लिखा हो लेकिन लास्ट ईयर का डिविडेंड है तो हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि इस साल वो पे हो गया है। और जैसा कि हमने पहले देखा था, डिविडेंड एक्सपेंस, डिविडेंड पेड जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है हर एक तरह की एंटिटी के लिए। नेक्स्ट आइटम है इंटरिम डिविडेंड। उसका भी जो है ट्रीटमेंट
डिविडेंड की तरह ही करना होता है। तो अगर इंटरिम डिविडेंड प्रपोज्ड है तो हम फर्स्ट आइटम की तरह उसको ट्रीट करेंगे, प्रपोज्ड डिविडेंड की तरह। और इंटरिम डिविडेंड अगर पेड है तो जो सेकेंड आइटम है डिविडेंड पेड, उसकी तरह ट्रीट करेंगे। और अगर ये जानकारी दी हुई है कि इंटरिम डिविडेंड जो है प्रपोज्ड भी है, पेड भी है, तो अकॉर्डिंगली उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। एक और आइटम है जिसमें स्टूडेंट्स को कई बार कंफ्यूजन होता है, वो होता है टैक्स। तो उसको समझने के लिए भी मैंने ये एक टेबल बनाया है जिससे आप इसे आसानी से समझ पाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में तो उसे इग्नोर करना है। क्यों? सेम रीजन जो हमने डिविडेंड के लिए डिस्कस किया था कि वी स्टार्ट कैलकुलेशन विथ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। तो हमने नेट प्रॉफिट में चूंकि टैक्स का पेमेंट, टैक्स का जो एक्सपेंस है, प्रपोज्ड टैक्स का जो एक्सपेंस है वो इंक्लूड ही नहीं किया है, तो उसे एक्सक्लूड करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। इसीलिए प्रपोज्ड या प्रोविजन फॉर टैक्स जो है उसे हम इग्नोर करेंगे। हालांकि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड की जानकारी अगर सीधी सीधी नहीं दी हुई है तो उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें जो भी फाइनल प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से टैक्स का कंपोनेंट यूज करके हमें जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है। तो वहां इस जानकारी को हम यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये जानकारी दी हुई है कि फाइनली कितना प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया गया, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए जो ट्रांसफर्ड नेट प्रॉफिट है उसमें हम प्रपोज्ड डिविडेंड भी ऐड करेंगे और प्रोविजन फॉर टैक्स भी ऐड करेंगे। वो जो फिगर आएगा वो हो जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, जिससे हम कैश फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करने की शुरुआत करते हैं। और उसके बाद हम प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो ये जो पॉइंट है आप खास अच्छे से याद रखिएगा। दूसरी आइटम है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो भी टैक्स का पेमेंट हुआ है, चूंकि टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, आपको याद होगा इंड AS 7 का हमने प्रोविजन डिस्कस किया था जिसमें दो रूल थे। एक, टैक्सेस ऑन इनकम विल बी कंसिडर्ड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दूसरा, इट विल बी शोन सेपरेटली। तो इसे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिनते हैं और जो है उसे हम सेपरेटली कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। क्यों हम इसे दिखा रहे हैं? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट है जो हमने शुरुआत किया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, उसमें जो है टैक्स के पेमेंट की जो अमाउंट है वो नेट प्रॉफिट को असर नहीं करती है। नेट प्रॉफिट में से टैक्स पेड माइनस नहीं करते हैं हम सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करते हैं। तो इसीलिए चूंकि वो अमाउंट माइनस नहीं हुई थी, तो अब हम सेपरेटली उसको एज अ रिडक्शन दिखा देते हैं, एज एन आउटफ्लो दिखा देते हैं, और इसी तरह से टैक्स पेड का ट्रीटमेंट हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में दिखाते हैं। अब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन को लेकर सारी जानकारी अच्छे से समझ ली है। इन सब आइटम को, इन सब कंसेप्ट्स को यूज करते हुए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का एक फुल एग्जांपल समझेंगे, एक फुल एग्जांपल लेंगे, जिससे तीनों एक्टिविटी के अंदर किस तरह से कैश फ्लो प्रिपेयर किया जाता है ये हम समझेंगे। और वो एग्जांपल लेते हुए मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि कैसे बैलेंस शीट या P&L की इंफॉर्मेशन और एडिशनल इंफॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप यूज करते हुए हम इजीली पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ अरिहंत लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2019-20। यहाँ पे हमें 31 मार्च 2019
और 31 मार्च 2020 के बैलेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें लायबिलिटीज साइड के बैलेंसेस भी हैं और एसेट साइड के बैलेंसेस भी हैं। उसके अलावा हमें नोट्स टू अकाउंट्स दिए गए हैं, जिसमें लायबिलिटीज और एसेट्स के जो बैलेंसेस है उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो इस एग्जाम्पल को अटेम्प्ट करने के लिए, कैश फ्लो बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन से जो बैलेंस शीट में कौन कौन सी अमाउंट है जो अफेक्ट हो रही है, तो उसे हम टिक करेंगे। तो पहली इंफॉर्मेशन है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है नॉन करंट लायबिलिटीज में दिया हुआ है, उसे हम टिक कर लेंगे। डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 75,000। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है, तो इसे हम अलग से टिक कर लेंगे। इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूड्स 7,500 ऑन अकाउंट ऑफ डिविडेंड टैक्स। तो जो इनकम टैक्स पेड है 75,000, उसमें डिविडेंड टैक्स भी है। ये इंफॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो डिविडेंड टैक्स है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है और जो टैक्स ऑन इनकम है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो हम इसे भी टिक कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ ₹75,000 was sold at a profit of 10% at the beginning of the year। तो लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारा टेंजिबल एसेट का नोट्स टू अकाउंट्स है, उसमें लैंड एंड बिल्डिंग है, उसे हम टिक कर लेंगे। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज 10%। तो इसी नोट्स टू अकाउंट्स में प्लांट एंड मशीनरी भी है, तो उसे हम टिक कर लेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस रिप्रेजेंट बैलेंस इन P&L अकाउंट, यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो अमाउंट दी हुई है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम टिक कर लेंगे। अब जो स्टेप्स है फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें अगेन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में रिपीट कर देता हूं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय इनडायरेक्ट मेथड, बट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज कैलकुलेटेड बाय डायरेक्ट मेथड ओनली। उसके बाद जो ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स एंड डिविडेंड है उसमें बहुत ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रोविजन फॉर डिविडेंड, दे आर टू बी इग्नोर्ड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये इंफॉर्मेशन मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए कि प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर डिविडेंड जो है उसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हालांकि ये दोनों ही आइटम जो है हम यूज कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो जैसा कि हमने बात की थी, अगर नेक्स्ट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से नहीं दिया है, तो उसे कैलकुलेट करने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड जो है हम ऐड कर सकते हैं उस अमाउंट में जो कि ट्रांसफर की गई बैलेंस शीट को। तो उसके लिए हम इन्हें यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बार नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट हो गया तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स को इग्नोर करना है। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो ब्लैंक फॉर्मेट है उसे हम बना लेंगे और उसमें जो हमारे एडजस्टमेंट्स हैं उसके लिए सफिशिएंट जगह रखेंगे। जो हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसका फॉर्मेट इस तरह से है। सबसे ऊपर हमारा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करते हैं।
नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज माइनस करते हैं और जो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसका इंपैक्ट देते हैं, जिससे कैश इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो भी हो सकता है। तो इन सब एडजस्टमेंट के बाद हमें कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस मिल जाता है, जिसमें से हम इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इनकम टैक्स पेड को सेपरेटली दिखाना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना है। और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो उसका जो कैश का इंपैक्ट है चाहे ऐड भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। तो वो इंपैक्ट देने के बाद फाइनल नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो हमारा फर्स्ट फिगर है, वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे, जिसमें कैश इनफ्लो कहाँ हुआ और कैश आउटफ्लो कहाँ हुआ वो हम लिख देंगे। तो उससे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। थर्ड आइटम है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें हम जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो हुआ है और कैश आउटफ्लो हुआ है वो लिख देंगे। तो हमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी मिल जाएगा। और इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज मिल जाएगा। इस अमाउंट में जब हम ओपनिंग कैश बैलेंस ऐड करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें क्लोजिंग कैश बैलेंस मिल जाएगा, जो हम बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश बैलेंस दिया हुआ है उससे कंपेयर कर सकते हैं। अगर वो अमाउंट हमारा मैच कर जाता है तो इसका मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट सही बना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी सीखा है कि बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम दी हुई है एक एक करके हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालते जाएंगे, ये ध्यान रखते हुए कि उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। तो अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें शुरू करना होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या ये इंफॉर्मेशन हमें डायरेक्टली दी हुई है? नहीं दी हुई है। हमें जो इंफॉर्मेशन दी है वो दी है कि जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। तो अब आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ईयर का बैलेंस था 3 लाख, इस साल का बैलेंस है 3,75,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस साल 75,000 का प्रॉफिट रिजर्व्स एंड सरप्लस में ऐड किया गया। तो जो बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व्स एंड सरप्लस है वो हो गया 75,000। अब हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमें जो है अभी इंफॉर्मेशन दी गई है कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो हम जानते हैं कि उसमें प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस हो चुका होगा। तो इसीलिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए हमें ये देखना होगा कि क्या ये दोनों एक्सपेंडिचर इस साल में इन्वॉल्व थे। तो जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें बताया है कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन आर प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है उसका बैलेंस दे रखा है 31 मार्च 2019 का 40,000 और 31 मार्च 2020 का 47,500। तो यहाँ पे ये समझना इंपॉर्टेंट है कि बाकी के जो अकाउंट है उसमें हम क्या करते हैं, पिछले साल और इस साल के बैलेंस में जो डिफरेंस है हम उसे इंक्रीज मानते हैं। यहाँ पे जो है थोड़ा सा डिफरेंस है प्रोविजन ऑफ टैक्स में। क्या कि सिंस प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर लास्ट ईयर would have been paid in the current year, entire amount of 47,500 as provision of tax will be treated as provision for the current year। यानी कि जो लास्ट ईयर में प्रोविजन किया था वो तो इस साल पे कर दिया होगा। तो जो इस साल में क्लोजिंग बैलेंस है प्रोविजन फॉर टैक्स का अंडर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, वो पूरा का पूरा इसी साल का प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो वो अमाउंट हम
ऐड कर देंगे। उसके साथ ही हमें दिया है कि देयर इज प्रपोज डिविडेंड फॉर द ईयर अमाउंटिंग टू ₹75,000 जो पे भी किया गया था, तो ये डिविडेंड भी हम ऐड कर देंगे। तो जो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है वो हो जाएगा 75,000 जो कि बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ था P&L अकाउंट का, प्लस 75,000 जो है प्रपोज डिविडेंड, प्लस 47,500 प्रोविजन फॉर टैक्स। तो टोटल आ जाएगा 1,97,500 जो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट की एक एक आइटम जो है 1 बाय 1 लेंगे जैसा कि हमने पहले भी किया था, और हर एक आइटम में हम ये ध्यान देंगे कि उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। तो जो पहली आइटम है वो है शेयर कैपिटल। यहां दिया हुआ है कि शेयर कैपिटल 5 लाख प्रीवियस ईयर का बैलेंस था, इस साल का बैलेंस 7,50,000 है। तो इंक्रीज इन शेयर कैपिटल शोज दैट देयर वाज इश्यू ऑफ फ्रेश कैपिटल, कि नई इक्विटी कैपिटल इश्यू की गई, और हमें पता है कि इक्विटी कैपिटल का इश्यू जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम दिखा देंगे कैश इनफ्लो 2,50,000 फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो इस तरह से ये आइटम हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में डाल दी। सेकेंड आइटम हमारी है बैलेंस शीट की रिजर्व्स एंड सरप्लस। इंक्रीज इन रिजर्व्स एंड सरप्लस अदर देन P&L अकाउंट, क्योंकि P&L अकाउंट हम यूज करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड निकालने के लिए। तो उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस में जो भी आइटम है उसमें अगर इंक्रीज है तो इट शोज दैट सम अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट वाज सेट असाइड फॉर रिजर्व, जो कि नॉन कैश एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर कहीं दूसरा जो रिजर्व अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो हम उसे नॉन कैश एक्सपेंस के रूप में लेंगे। यहां पे इस क्वेश्चन में रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है पूरा का पूरा P&L अकाउंट है, और उसको हमने यूज कर लिया था फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड। तो अब जो है रिजर्व्स एंड सरप्लस में कोई आइटम बाकी नहीं रह जाती, तो अब यहां पे इस स्टेज पे हम इसे इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट हमारी आइटम है नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसके अंदर एक आइटम है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसका नोट दिया हुआ है नोट नंबर 1। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दो आइटम है, डिबेंचर्स एंड बैंक लोन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंक्रीज इन नॉन करंट लायबिलिटीज शो रेजिंग ऑफ फर्दर लायबिलिटीज एंड डिक्रीज इन नॉन करंट लायबिलिटी शोज रीपेमेंट ऑफ लायबिलिटी, और ये दोनों ही के दोनों फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। यहां पे हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में नेट जो है 50,000 का डिक्रीज है, ओके, बट जो नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें अगर हम देखें तो जो दोनों आइटम है डिबेंचर और बैंक लोन, उसमें डिफरेंट एक्टिविटी हुई है। डिबेंचर जो है लास्ट ईयर के 31 मार्च 2019 में 1 लाख बैलेंस था, इस साल कोई बैलेंस नहीं है, यानी कि 1 लाख के डिबेंचर्स रिडीम हुए हैं। और जो बैंक लोन है वो 31 मार्च 2019 को कोई बैलेंस नहीं था, इस साल 50,000 बैलेंस है, तो इसका मतलब 50,000 की बैंक लोन रेज की गई। तो देयर इज कैश आउटफ्लो ऑफ 1 लाख एंड कैश इनफ्लो ऑफ 50,000। तो ये दोनों ही दोनों चूंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम दोनों चीज बता देंगे कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 1 लाख आउटफ्लो और रेजिंग ऑफ बैंक लोन 50,000 एज इनफ्लो। तो ये भी हमारा हो गया नॉन करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज जो है वो हमें दो आइटम दी गई है, ट्रेड पेबल्स एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो पहले हम जनरल समझ लें। करंट लायबिलिटीज नीड टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। करंट लायबिलिटी को हमेशा 2 कैटेगरी में सीधा डिवाइड कर दीजिए।
short term loans and advances as well as बैंक ओवरड्राफ्ट आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो करंट लायबिलिटी में ये जो दो आइटम होती है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। तो इनमें अगर कोई इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंडर में कैश इनफ्लो या आउटफ्लो दिखा देंगे। जो अदर आइटम्स हैं करंट लायबिलिटीज में, लाइक सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्स पेएबल, ये सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करंट लायबिलिटीज में मेनली पहली जो आइटम है वो है ट्रेड पेएबल्स। इसमें 5000 का डिक्रीज हुआ है। तो हमें पता है डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी इज कैश आउटफ्लो, इसलिए हम इसे रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम नेट प्रॉफिट। अंडर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में हम दिखा देंगे डिक्रीज इन ट्रेड पेएबल -5000। नेक्स्ट आइटम है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो है वो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है। जैसा कि हमने सीखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर करंट ईयर हमें इग्नोर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते वक्त, लेकिन जो प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर है, जो कि इस साल पे हुआ होगा, उसे हमें जरूर से ध्यान देना है। तो जो इंफॉर्मेशन दी है कि प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर लास्ट ईयर वाज 40,000, दिस वुड हैव बीन पेड इन द करंट ईयर। लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि इसमें 7,500 जो है वो डिविडेंड टैक्स था, और हम जानते हैं कि डिविडेंड टैक्स जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो जो बैलेंस अमाउंट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो 32,500 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 32,500 जो कि टैक्स पेड ऑन इनकम है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में बता देंगे एज सेपरेट आइटम, टैक्स पेड ड्यूरिंग द करंट ईयर 32,500। जो 7,500 है वो चूंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम इसे कैश आउटफ्लो की तरह बताएंगे 7,500। तो इस तरह से हमने अपनी जो है लायबिलिटी साइड की सभी आइटम्स जो है उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमने डाल दिया है। अब हम आते हैं एसेट साइड पे। ऑन द एसेट साइड, increase in fixed assets shows purchase of assets and decrease in fixed asset shows sale of asset। ये हम जानते हैं, जनरल प्रिंसिपल है। और परचेज एंड सेल ऑफ एसेट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जो सेल ऑफ एसेट का जब इशू आता है तो जो हमें ध्यान रखना होता है वो होता है डेप्रिसिएशन एंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अगर उससे संबंधित कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो हमें वो पर्टिकुलर एसेट का अकाउंट बनाना होगा, जिससे हम ये इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। 4 इंफॉर्मेशन कौन कौन सी? एक, सेल प्राइस ऑफ एसेट, जैसे ही वो हमें मिल जाती है हम उसे इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो की तरह बता देंगे। दूसरी आइटम, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये हम जानते हैं नॉन ऑपरेटिंग कैश एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। इनकम भी हो सकता है और एक्सपेंस भी हो सकता है। तो नॉन ऑपरेटिंग जो आइटम है हम उसमें उसे डाल देंगे या तो नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू की तरह या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह। तीसरी आइटम है डेप्रिसिएशन, जो हम जानते हैं कि नॉन कैश एक्सपेंस है तो उसे नॉन कैश एक्सपेंस की कैटेगरी में डाल देंगे। और परचेज ऑफ एसेट अगर है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो है तो हम उसे उस तरह से डाल देंगे। यहाँ पे हमें लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है क्योंकि हमारे पास अदर इंफॉर्मेशन थी। क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग बुक वैल्यू ऑफ 75,000 वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो चूंकि 10% प्रॉफिट पे सेल किया है तो हमारा जो टोटल सेल प्राइस है
लैंड एंड बिल्डिंग का वो हो जाएगा 75,000 प्लस 10% यानी कि 7,500, तो 82,500। तो जो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट है उसमें हमने पहले तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया। जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 4 लाख और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 3,25,000। अब जो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग है उसकी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे बाय बैंक अकाउंट 82,500 और हमें पता है कि उसमें प्रॉफिट भी हुआ है ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। तो अब जब हम ये इंफॉर्मेशन डालेंगे तो हम देखेंगे कि लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट जो है वो उसका टोटल मैच हो जा रहा है। दोनों साइड का टोटल हो गया 4,07,500, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग में कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई परचेज ऑफ एसेट नहीं है। तो जो हमने देखा था कि फिक्स एसेट में हमें 4 इंफॉर्मेशन चाहिए होती है: सेल प्राइस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, डेप्रिसिएशन, परचेज ऑफ एसेट। इसमें से हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग में 2 आइटम है: सेल प्राइस ऑफ एसेट जो कि इन्वेस्टिंग कैश इनफ्लो है, तो हम उसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एज कैश इनफ्लो बता देंगे 82,500। जो सेकेंड इंफॉर्मेशन है वो है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 7,500। ये नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो चूंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो हम इसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम के अंडर में बता देंगे, जिसे हम नेट प्रॉफिट से माइनस कर रहे हैं। नेक्स्ट आइटम इंटेंजिबल एसेट में जो है प्लांट एंड मशीनरी, इसमें ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था और क्लोजिंग बैलेंस 1,80,000 है। तो फिक्स एसेट में एक बात ध्यान रखें, अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो फिक्स एसेट में बैलेंस में अगर कोई भी डिक्रीज हुआ है तो हम उसे डेप्रिसिएशन की तरह मान लेंगे। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस में जो डिक्रीज हुआ है 20,000 का, वो डेप्रिसिएशन माना जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली भी बताया गया है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है उस पे डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। तो उस इंफॉर्मेशन के साथ ये जो डिक्रीज हुआ है 20,000 वो मैच करता है। तो हम प्लांट एंड मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो नॉन कैश एक्सपेंस है, तो उसे नॉन कैश एक्सपेंस में रख देंगे जो कि नेट प्रॉफिट में ऐड किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारी आइटम है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का लास्ट ईयर का बैलेंस था 1 लाख और करंट बैलेंस है 90,000, तो 10,000 का डिक्रीज हुआ है। तो इंटेंजिबल एसेट में अगर बैलेंस में डिक्रीज होता है तो उसका मतलब होता है कि इंटेंजिबल एसेट का बैलेंस राइट ऑफ किया गया है। तो वो राइट ऑफ जो है चूंकि नॉन कैश एक्सपेंस है तो हम उसे नॉन कैश एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट आइटम हमारी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो नॉन करंट जो इन्वेस्टमेंट्स है उनका भी ट्रीटमेंट इट विल बी सिमिलर टू फिक्स एसेट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर होते इसमें तो हम उसे कैश या कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करते हैं। यहाँ पे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बैलेंस में इंक्रीज है। लास्ट ईयर कोई बैलेंस नहीं था, इस साल का बैलेंस है 3 लाख। तो इसका मतलब देयर इज अ परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ 3 लाख। परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, तो हम उसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में कैश आउटफ्लो की तरह बता देंगे। अब हमारी नेक्स्ट आइटम्स आती है करंट एसेट्स, जिसमें इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है। तो जैसा कि हम सीख चुके हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट इज ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो एंड डिक्रीज इन करंट एसेट इज ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो। तो यहाँ पे देयर इज इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, 40,000 का इंक्रीज है। लास्ट ईयर 50,000 था बैलेंस, इस साल 90,000 है। और
ट्रेड रिसीवेबल्स है उसमें भी इंक्रीज है 25,000 का। ये दोनों आइटम कैश आउटफ्लो है, इसलिए इन्हें हम नेट प्रॉफिट से रिड्यूस कर देंगे और बताएंगे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स। जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो हम जानते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हम तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के बाद डील करते हैं। अब हमने बैलेंस शीट की हर एक आइटम को कैश फ्लो स्टेटमेंट में अप्रोप्रिएटली बता दिया है डिफरेंट एक्टिविटीज के अंडर में, अदर इंफॉर्मेशन जो भी दी है उसको ध्यान में रखते हुए। लेकिन यहाँ पे एक आइटम हमें नहीं भूलनी चाहिए जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी थी और जिसके कंटेक्स्ट में बैलेंस शीट में कोई भी अकाउंट नहीं है, और वो इंफॉर्मेशन थी डिविडेंड प्रपोज्ड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹75,000। तो यहाँ पे जो प्रपोज्ड डिविडेंड है ड्यूरिंग द ईयर जो था उसे हम इग्नोर करेंगे, जैसा कि हमने सीखा है। क्योंकि इस अमाउंट को हमने ध्यान में लिया था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए। तो अब जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो प्रपोज्ड डिविडेंड जो है 75,000 का उसे हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन जो डिविडेंड पेड है 75,000 ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इसे हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जो है एज कैश आउटफ्लो हम दिखा देंगे। ये सारी इंफॉर्मेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट में डालने के बाद हम अपने तीनों जो एक्टिविटी है उससे कैश कितना इनफ्लो या आउटफ्लो हुआ है वो हम क्या देख सकते हैं कि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसमें पहले हमने नेट प्रॉफिट लिखा था बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम 1,97,500। जो हमने नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड किए हैं वो 30,000 हुआ। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है वो 7,500 और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल है उसकी वजह से 70,000 का कैश आउटफ्लो है। तो जो टोटल कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है वो हुआ 1,50,000 और इसमें से जो इनकम टैक्स है 32,500 वो जब हम माइनस करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमारा आ गया 1,17,500। जो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है उसमें एक कैश इनफ्लो है और एक कैश आउटफ्लो है। तो नेट जो आएगा कैश आउटफ्लो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो हो गया 2,17,500। जो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है उसमें सभी आइटम का जो नेट अमाउंट है वो है कि नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 1,17,500। तो ये जो तीनों एक्टिविटी है जब इनका हम टोटल करेंगे तो हमें मिलेगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑल एक्टिविटीज जो हो जाएगा 17,500। और अब सबसे लास्ट में हमें ये करना है कि अब हम यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस कैश का एंड क्लोजिंग बैलेंस। तो जो जनरल रूल है वो ये है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस जो है उनको हम अपनी रिस्पेक्टिव जगह पे यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें रख देते हैं। जो ध्यान रखने वाली बात है कि अगर कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज है विच आर इन द नेचर ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो उनको जब हम बैलेंस शीट में ध्यान में ले रहे हैं तो किसी भी एक्टिविटी में उन्हें हम नहीं बताएंगे, उन्हें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही ऐड करेंगे और उनका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ऐड करके यहाँ पे लास्ट में दिखाएंगे। तो जो हमारा क्लोजिंग कैश बैलेंस है 1,87,500 वो आप देख सकते हैं ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस जो तीनों एक्टिविटी से हमने कैश जनरेट किया उसका टोटल है। तो इसका मतलब हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बना है। तो इस तरह से अगर आप स्टेप वाइज
एक एक आइटम को ध्यान से देखते हुए कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसमें आप डालते जाएंगे तो आपका एकदम करेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट हर बार बनेगा। दोस्तों, आई होप अब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रिपरेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई कमेंट या सजेशन है तो उन्हें ज़रूर लिखें और लर्निंग पाथ के दूसरे वीडियोस देखते रहें। थैंक यू।